दोस्तों कहते हैं ना, सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। 27 की उम्र में जहां लोग तैयारी छोड़ देते हैं, वहीं से शुरू हुई अमित हल्दनकर की बैंकिंग जर्नी। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने वाले अमित ने प्राइवेट सेक्टर में काम किया, जिस डायल से लेकर IIKD वसाई में मार्केटिंग मैनेजर और रीजनिंग फैकल्टी तक। लेकिन असली जीत तब मिली जब पूरे इंडिया में सिर्फ 2 वैकेंसीज थी और अमित ने उनमें से एक अपने नाम कर ली। आज हमारे साथ हैं RRB SO स्केल 2 ऑफिसर अमित हल्दनकर। उनकी कहानी है मेहनत, हिम्मत और नेवर गिव अप एटीट्यूड की। तो आइए सुनते हैं उनकी पूरी जर्नी सिर्फ इस पॉडकास्ट में अमित हल्दनकर के साथ। Jai Hind everyone, welcome back to an amazing episode of Decoding Success with Saima। अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो मैंने इस बार आप लोगों को अनदर एपिसोड नहीं बोला, एन अमेजिंग एपिसोड बोला, बिकॉज आज का एपिसोड डेफिनेटली बहुत खास होने वाला है हर उस एस्पिरेंट के लिए जो एक ड्रीम लेके चल रहे हैं कुछ अचीव करने के लिए। आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट को या एक ऐसे एस्पिरेंट को आपसे मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने ये साबित किया कि फेलियर्स को काउंट नहीं करना चाहिए लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज को काउंट करनी चाहिए। कितने अटेम्प्ट्स गए, कितने फेल हुए, इसको ना देखते हुए इन्होंने सिर्फ इतना देखा कि और कितनी अपॉर्चुनिटीज इनके पास है और उसको ग्रैब किया, उसके ऊपर अपना 100% दिया, एंड टुडे ही इज वर्किंग एट अ मैनेजरियल पोजीशन। सो प्राउडली आई एम अबाउट टू वेलकम मिस्टर अमित हल्दनकर, currently posted as Scale 2 officer at UP Grameen Bank। Congratulations Mr. Amit। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है वैसे तो मुझे डेफिनेटली, मतलब पहले जैसा था वैसे टेंस में मतलब था कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा करियर, बट या मतलब अभी एट दिस पोजीशन मैं शायद 2 साल हो गए मुझे, तो आई एम रियली हैप्पी वर्किंग विद दिस बैंक एंड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ। वाओ। सो शुरू करते हैं, जानते हैं कि सबसे पहले कि आपको ये कैसे पता चला कि आपको बैंकिंग में अपना करियर करना चाहिए, कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। बीइंग एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, उसके बाद मैंने MBA भी किया मैंने मार्केटिंग में, बट ऐसा था कि मेरे इंस्पिरेशन थी जो कि मेरी मॉम, वो ऑलरेडी बैंक में वर्क कर रही थी। ओके। ये यूको बैंक में, नेशनल बैंक में। ओके। तो उसके थ्रू आई इंस्पायर्ड एंड आई स्टार्टेड, बिकॉज ऐसा था कि प्राइवेट में वो टाइम पे वी आर नॉट श्योर कि करियर का क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा फ्यूचर के हिसाब से। तो आई थॉट कि चलो यार गवर्नमेंट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट ऑप्शन कि हम जा सकते। डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा ये करना पड़ेगा, एवरीथिंग सैक्रिफाइस, बट या एट द एंड ऑफ द थिंग जो भी हमें मिलेगा, मतलब लाइक डेस्टिनेशन अगर अच्छा रहे तो डेफिनेटली, तो उसके हिसाब से फिर हमने स्टार्ट किया प्रिपरेशन बैंकिंग का। ओके, ऑलराइट। सो ये तो हमने देखा कि इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। अब एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि आपका स्कूल कौन सा था? स्कूल तो मेरा था MGM स्कूल था। MGM वो विरार वेस्ट में। इज इट मुलजी भाई मेहता? ना। अच्छा, मैं तो अभी है, बट MGM पहले से था, मतलब अभी भी है बट इतना नहीं है, बट पहले वो टाइम पे था। ओके। इंग्लिश मीडियम। ओके। एंड उसके बाद कॉलेज, उसके बाद I did 11th and 12th, that is from Viva College। Okay। फिर उसके बाद I switched myself when I went to Mahim, that's St. Xavier's College, वहाँ से मैंने किया डिप्लोमा। Okay। फिर डिप्लोमा के बाद I did engineering Okay। from Bhusawal, and then engineering के बाद मैंने 2 साल जॉब किया मैंने। 2 साल के बाद I thought कि मैंने जॉब जो किया था वो मैंने सेल्स एस्टिमेशन एक टीम थी वहाँ पे, तो वो डिपार्टमेंट में काम किया था, तो सेल्स में था, तो बाय डिफॉल्ट मुझे फिर वहाँ के सर ने एडवाइस किया, फिर सजेशन दिया कि आप MBA कर सकते हो मार्केटिंग। ओके। तो मैंने फिर MBA उसके बाद में फिर किया था मार्केटिंग। ओके, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आपने जो अपनी डिग्री ली है उसमें भी आपका हार्डवर्क झलकता है कि कैसे आपने 11th एंड 12th करके भी अगेन डिप्लोमा किया, राइट? डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड देन आप भूसावल गए फॉर इंजीनियरिंग पर्पस। ओके, एंड इंजीनियरिंग आल्सो इन इलेक्ट्रॉनिक्स। सो उसके बाद आपने वर्क किया, आपने बताया 2 साल, तो वो आपने कहाँ पे काम किया था? वहाँ पे कंपनी थी एग्निस फायर प्रोटेक्शन, व्हिच कम्स अंडर UTC। ओके। UTC एक MNC कंपनी थी, उसके अंडर उन्होंने एग्निस फायर प्रोटेक्शन को लिया था। ओके। UTC हमारी अम्ब्रेला कंपनी थी, तो फायर प्रोटेक्शन में एज अ सेल्स एंड एस्टिमेशन डिपार्टमेंट में वहाँ पे मैं ज्वाइन किया, एंड देन आई वर्क देयर for 2 years.
2 years. 2 years. और उसके बाद इमीडिएटली आपने एमबीए स्टार्ट किया? एमबीए स्टार्ट किया एंड मतलब वो मेरा टर्निंग पॉइंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने फिर एमबीए तो स्टार्ट किया और मैंने वहां से मेरा करियर जो था मतलब जॉब जो था वो मैंने छोड़ दिया। अच्छा। तो मतलब मेरे लिए रिस्क भी था, मतलब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैंने फुल फ्लेज मैंने फिर एमबीए किया फिर बस। ओके, और एमबीए करने के लिए आई थिंक आप रिटर्न विरार आए थे, विवा कॉलेज से आपने एमबीए इन मार्केटिंग किया, राइट? सो एट व्हाट एज डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर बैंकिंग? At the age of, to be honest, 27. 27. मतलब हाँ 27, मतलब जहाँ पे बच्चे लोग यूजुअली 21, 22 पे स्टार्ट करते, बट मुझे तो बहुत लेट पता चला बिकॉज इतना कोई गाइडेंस देने वाला वैसे वो टाइम पे तो नहीं था कि अब हाँ ऐसा करो, इतना कोई बताने वाला नहीं था, या फिर उनको भी क्लियर पाथ नहीं पता था कि ये करोगे तो तुमको ये वहां पे जाएगा, या फिर अभी भी मतलब बहुत कम है, मतलब सब लोगों को पता नहीं चलता, तो वो टाइम भी बहुत कम था फिर। तो इसलिए फिर मैंने जहाँ पे सबका एंडिंग पड़ा था वहां से मैंने स्टार्ट किया। एग्जैक्टली। सो कौन से ईयर में आपने आपका एक्चुअल प्रिपरेशन शुरू किया था? मतलब मैंने स्टार्ट किया 2017 में। 2017 में, ओके। और कैसे जर्नी शुरू हुई IIKD में, कैसे मतलब आपको गाइडेंस मिला? एक्चुअली ऐसा था कि MBA करने के बाद मैंने कुछ टाइम मैंने जॉब भी किया, मतलब मेरा बेसिकली MBA से मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था जस्ट डायल में। ओके। बट वो टाइम पे मैंने जस्ट मतलब मुझे वो टाइम पे कुछ वो जो 1 महीने या 2 महीने के लिए मैंने हार्डली आया बहुत बहुत देर, फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि मैंने देखा मतलब 2 महीने मैंने देखा कि वहाँ पे कितना स्ट्रगल है प्राइवेट सेक्टर बेसिकली। फिर उसके बाद में आई थॉट कि एक्चुअली मतलब एक चांस देना चाहिए फॉर गवर्नमेंट के लिए। तो एट दैट एज या फिर 2017 में मैंने सोचा कि आई शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट। फिर वो टाइम पे मैं मेरी मतलब आंटी थी मेरी जो शायद सर को पहचानती थी मतलब बेसिकली। ओके। तो उन्होंने कहा कि वसई में ऑफिस है बेसिकली IIKD का, तो यू शुड गो देयर एंड मतलब वहां से मतलब गाइडेंस ले लो, मतलब एटलीस्ट मतलब पता चल जाएगा क्या है, क्योंकि हम कुछ भी पता नहीं था यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, क्या मतलब। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे मतलब आपको प्रॉपर एक गाइडेंस है, फिर जो भी मतलब पूरा पता चल जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। तो फिर मैं वेंट टू IIKD। आफ्टर में आया था मैं एक बार, तो वहाँ पे कविता मैम थी बेसिकली एज अ रिसेप्शनिस्ट स्टूडेंट था, तो मैं उनको बहुत सारी क्वेरीज पूछ रहा था। तो शी सेड वन थिंग कि उन्होंने फिर मुझे इंट्रोड्यूस कराया फिर मिस्टर श्याम राहुल से, क्योंकि IIKD के हैं ओनर बेसिकली। तो फिर वहाँ पे जब मैं मतलब गया, फिर मेरा वहाँ पे उन्होंने काउंसलिंग लिया ऑलमोस्ट आई थिंक सो मोर देन 1 आवर या 1-1.5 घंटा जो भी। तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे प्रॉपरली बताया कि मतलब क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है इन वेरियस स्ट्रीम्स, जैसे फिर SSC हो गया या फिर बैंकिंग स्ट्रक्चर हो गया, फिर रेलवेज हो गए जो भी। फिर उसके बाद मतलब मेरा तो माइंड सेट था कि मुझे बैंकिंग में जाना है वो टाइम पे, मतलब वही टाइम से। तो फिर मैंने सर को पूछा कि मतलब मेरा एज अभी मतलब इतना इतना है, तो मतलब फिर मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो वो टाइम पे सर ने कहा कि देखो क्लरिकल का तो डाउटफुल है, मतलब हो सकता है होने के लिए नो डाउट, अगर आप जितना प्रिपरेशन करोगे या फिर जो भी आपको टाइम उतना देना पड़ेगा मैक्सिमम। फिर उसके बाद आपके पास स्केल 1 है, स्केल 2 का नहीं, बट स्केल 1 का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है फॉर 2 to 3 years, तो जो आप कर सकते हो। तो मैंने सर को कहा कि मैं OBC के अंडर भी आता हूँ, तो सर ने कहा कि चलो ठीक है, तो फिर आपके लिए मतलब और अच्छी बात है। तो फिर वहाँ से मैंने फिर बेसिकली प्रिपरेशन स्टार्ट किया फ्रॉम जो ऑलमोस्ट बच्चे लोग का एंडिंग पॉइंट था, वहाँ से मैंने फिर स्टार्ट किया था कि। और वो टाइम पे ऐसा भी हुआ कि मैंने जॉब भी मैंने छोड़ा था अपना, तो वो मेरा बहुत ही ऐसा मतलब रिस्क या फिर डर भी लग रहा था कि मैंने वो टाइम पे जॉब भी छोड़ा एंड मुझे वापस इसके लिए मुझे प्रिपरेशन भी देना है। प्रिपरेशन को टाइम भी कितना लगेगा, क्या लगेगा, वो तो डाउटफुल था, वो टाइम पता नहीं था कि मैं कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वैसा था सिचुएशन बेसिकली। वाओ, सो बहुत इंस्पायरिंग है एक्चुअली ये, क्योंकि एक लाइन इन्होंने कही वो एकदम करेक्ट थी कि जिस एज पे स्टूडेंट्स एक्चुअली गिव अप करते हैं अपने करियर को लेके, उस एज में इन्होंने अगेन पूरा करियर रिस्टार्ट करना पड़ा, तो भी उन्होंने किया, रिस्किंग विद द डिग्री, रिस्किंग विद द जॉब, प्रेजेंट जॉब को लेके। सो हेजिटेशन तो डेफिनेटली आपको थी, लेकिन कुछ तो था जिसने आपको बहुत मोटिवेटेड रखा था कि हाँ ये कोई बात नहीं, मैं अगर 27 साल का भी हूँ तो भी कर लूँगा। तो वो क्या था? मोटिवेट ऐसा था कि मैंने जैसे IIKD ज्वाइन किया, तो जैसे उसमें तो 3 सब्जेक्ट्स थे मेरे लिए, तो स्टार्टिंग फेज में जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ्स और इंग्लिश। तो रीजनिंग मुझे बहुत सही लगा, मतलब अच्छा लगा मुझे,
और फिर जैसे मैं प्रैक्टिस करते गए तो मुझे लगा यार ये तो ठीक है, मतलब यूज टू है या फिर इजी है, या फिर हम प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना हो जाएगा। मैथ्स भी मेरा वैसे इतना गंदा नहीं था, बट अच्छा था वैसे, पहले से बीइंग एन इंजीनियर बैकग्राउंड, तो मैथ्स मेरा ठीक ठाक था। हाँ, इंग्लिश थोड़ा मेरा ऑन एन एवरेज कम था, बट बाकी दो मेरे सब्जेक्ट थे, मैथ्स और रीजनिंग, वो अच्छे थे। तो मैंने सोचा कि यार मतलब ये हो सकता है, फिर मैं ये कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ये 1 साल इसको दे दिया प्रॉपरली। फिर आई थिंक विद इन 6 मंथ या 7 मंथ मैंने पहले प्रीलिम क्रैक किया। मैंने फर्स्ट प्रीलिम क्रैक किया, तो मुझे थोड़ा लाइक मोटिवेट भी हो गया। और फिर सर ने भी बहुत मुझे कहा कि ये देखो अभी तुम इतना कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन गो अहेड, और तुम प्रॉपरली और कर सकते हो। तो फिर ये मेरे लिए मतलब मोटिवेटिंग फैक्टर भी था, और वो टर्निंग पॉइंट भी था कि मैं ये स्टेज को मतलब जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ वहाँ पे मतलब अड़े रहो बेसिकली, या फिर कंटिन्यू रखो इसको। ओके, सो यस, अगेन मैं सारे एस्पिरेंट्स को एंड ऑडियंसेस को बोलना चाहूँगी, और स्पेशली आईआईटी के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको बोलना चाहूँगी कि अगर इसी डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन के साथ अगर आप डे 1 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो ये मुश्किल नहीं है आपके लिए 6 to 7 मंथ्स में आपका पहला एग्जाम क्लियर करना। बहुत सारे एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि कम से कम 1 ईयर लगता है, 1.5 ईयर्स लगता है, जहाँ पे मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, 4 महीने में अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका, तो उसके बाद आपको और 2 से 3 महीने लगेंगे, लेकिन आपको अपना डेडिकेशन कम नहीं करना चाहिए। और द लेवल ऑफ डेडिकेशन मिस्टर अमित शोड, वो एक्चुअली कंपैरिजन में आता ही नहीं है जो आजकल के स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं। सो लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने निधि से बात की थी, उसने भी एक सेंटेंस बोला था कि बहुत पहले लोग स्ट्रगल करते थे, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जनरेशन है, उनको हार्ड वर्क करना है। और मैं इनके केस में बोलूँगी कहीं ना कहीं इन्होंने स्ट्रगल भी किया है और हार्ड वर्क भी किया है। सो करंटली सारे स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूँगी, आपके पास अगर आपको हार्ड वर्क ही करना है तो गिव इट योर बेस्ट शॉट, अपना में 100% दीजिए। सो डेफिनेटली आप 6 to 7 मंथ्स में कर सकते हैं। मूविंग ऑन, आपके लिए फिर भी सबसे डिफिकल्ट पॉइंट क्या था इन सब्जेक्ट्स में, या फिर पूरी जर्नी में सबसे डिफिकल्ट फेज कहाँ पे आ गया था? डिफिकल्ट फेज तो मेरा वही था, मैंने जैसे कहा कि एट दी एज, वो जो एज को मैंने जो मतलब 27 एज पे जो मैंने जॉब छोड़ा, फिर स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, राइट, तो वो मेरे लिए बहुत मतलब डिफिकल्ट फेज था। मतलब उसमें टेंस भी था, करियर को लेके भी, एंड एवरीथिंग, मतलब कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा करके, मतलब जो होगा प्रॉपर भी होना चाहिए। डेफिनेटली सभी को लगता है कि प्रॉपर होना चाहिए अपने खुद के साथ करियर पॉइंट ऑफ व्यू के लेके। और वो टाइम पे मैं ऐसा था कि मतलब जो मेरे बैचमेट्स थे स्कूल या फिर कॉलेज के, वो एट द एज ऑफ 27 दे आर स्टेबल, सेटल्ड प्रॉपरली। तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट फेज था कि मतलब क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बट डेफिनेटली माय मॉम वाज देयर विद मी एंड शी इंस्पायर्ड मी कि यार यू शुड गिव वन चांस टू दिस गवर्नमेंट सेक्टर, फिर गवर्नमेंट प्रिपरेशन, बिकॉज उसके बाद ऐसा हो जाएगा ना कि एक सर्टेन एज तक आप प्रिपरेशन कर सकते हो गवर्नमेंट का, उसके बाद तो यू हैव टू गो विद प्राइवेट ओनली, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। सो वो टाइम पे फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, मम्मी इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, माय मॉम एंड डैड, सो आई थॉट कि चलो ठीक है। तो विदाउट मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ये सब कुछ नहीं मैंने इतना सोचा, बिकॉज माय मॉम एंड डैड वाज वेरी सपोर्टिव एट दैट टाइम, इवन नाउ आल्सो। सो उन्होंने कहा कि यार तुम चालू करो प्रिपरेशन, बाकी का तो सब हैंडल हो जाएगा। एटलीस्ट तुम एक शॉर्ट को देके देखो कि मतलब चलो ठीक है, जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन हो गया तो अच्छी बात है। तो फिर वैसे हुआ। एंड और एक पॉइंट में पहले ऐड करना चाहूँगा, मतलब बेसिकली मिस आउट हो गया, जो जैसे आपने कहा कि जो 6 महीने में या फिर 7 महीने में जो क्रैक किया, डेफिनेटली विद इन 4 मंथ्स ऑलमोस्ट पोर्शन तो हो गया था, बट आफ्टर 4 मंथ्स हमारा ऐसा था कि हम प्रिपेयर कर रहे थे 8-8 घंटा, मतलब आफ्टर द लेक्चर टाइमिंग 2 घंटे का जो लेक्चर टाइमिंग रहता है, उसके बाद में वी आर गिविंग 6 आवर्स फॉर द प्रिपरेशन। तो वो टाइम पे सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया था। उन्होंने मतलब हमारे लिए एक मतलब जैसे ये रहता है कि प्रिपरेशन करने के लिए या बैठने के लिए लाइब्रेरी में हमें बैठने के लिए दिया। फिर वो टाइम पे तो अभी तो डेफिनेटली बहुत एडवांस हो गया, बहुत कुछ हो गया IIT में आके पता चला, बट वो टाइम पे लाइब्रेरी में हम बैठते थे, हम पूरा प्रिपरेशन करते थे, सर भी आके बीच में पूछते थे। तो यस, वो 6-7 घंटा जो हमने दिया है, डेफिनेटली उसके वजह से हमें लगता है कि बाबा हाँ कि 7 या 8 महीने में आप डेफिनेटली प्रीलिम क्रैक कर सकते हो। वाओ। सो मिस्टर अमित, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी पूरी जर्नी में अंटिल सिलेक्शन आपके लिए सबसे बड़े एडवांटेजेस पॉइंट्स कहाँ पे थे? देखिए, सबसे पहला एडवांटेज जो मुझे लगा, जो कि फैमिली बैकग्राउंड का रहता है, हर किसी को रहना चाहिए।
तो मेरे फैमिली वॉज सपोर्टिव विद माय डिसीजन। जो एज में मैंने डिसीजन लिया था वो तो डेफिनेटली वो उन्होंने सपोर्ट किया था। तो वो तो मेरे लिए फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट तो ये था कि मतलब 7-8 महीने में जब मैंने प्रीलिम क्रैक किया तो उसके बाद भी मैंने कुछ कंटिन्यूएशन में 2 या 3 प्रीलिम मैंने क्रैक किए थे बैक टू बैक। बेसिकली 3-4 प्रीलिम क्रैक होने के बाद तो मेरा उसमें रीजनिंग में बहुत सही होल्ड था, मतलब बहुत अच्छा होल्ड था। सो मुझे 35 ऐसे आउट ऑफ 32-33 ऐसे मुझे रीजनिंग में मिलते थे। तो ऑलमोस्ट जो भी कट ऑफ के मार्क्स थे वो मोर देन हाफ तो मैं रीजनिंग से मैं कवर अप कर लेता था। तो ये सर ने भी मतलब सर ने भी ऑब्जर्व किया कि श्याम राव सर ने ऑब्जर्व किया कि यार रीजनिंग में अच्छा होल्ड है। फिर उसके बाद भी फिर सर ने मुझे एज ए इंटर्नशिप मुझे ये कहा कि चलो आप रीजनिंग सिखा सकते हो। तो डेफिनेटली वो टाइम पे मुझे थोड़ा नर्वसनेस फील हुआ था कि मतलब स्टेज फियर तो सबको रहता है स्टार्टिंग में। तो वो मैंने ऑफर एक्सेप्ट किया। ऑफर भी ये एक्सेप्ट इसलिए किया बिकॉज अगर मैं प्रिपरेशन तो मेरा हो जाता, मतलब 1 साल में तो मेरा प्रिपरेशन हो गया था वैसे 7-8 महीने में। लेकिन यूजुअली क्या करते हैं, मुझे जॉब भी साइमल्टेनियसली करना था। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं बाहर जाऊँगा जॉब करूँगा तो डेफिनेटली वो टाइम पे फिर मुझे बाहर का जॉब जो भी करूँगा प्राइवेट वाला, अलॉन्ग विद दैट इसका प्रिपरेशन मुझे लगा कि डाइसी हो जाएगा, माइट भी नहीं कर पाऊंगा। तो जो सर ने ऑफर दिया इंटर्नशिप का तो आई एक्सेप्टेड दैट वो ऑफर। फिर मैंने स्टार्ट किया रीजनिंग। तो रीजनिंग पढ़ाना मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया फिर IIKT में। सो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात हो गई होगी बिकॉज आप पढ़ा भी रहे थे और उसी चीज को आप पढ़ भी रहे थे। सो आपके मार्क्स भी इम्प्रूव हुए होंगे। हाँ, मार्क्स भी इम्प्रूव हुआ। मतलब मार्क्स तो मतलब कंसिस्टेंसी थी मतलब रीजनिंग में। तो मतलब मेरा मेन तो ये था कि मेरा वो जो होल्ड था बेसिकली मेरे स्टडी पे वो छूटा नहीं, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा भी रहा था तो उसमें मेरा रिवीजन भी बेसिकली हो ही रहा था, मतलब साइमल्टेनियसली। राइट। सो अब बहुत बार क्या होता है कि हमें जब कुछ चाहिए और वो जब मिल जाता है तो अगेन माइंडसेट हमारा उसी में स्टेबल नहीं होता। देन अगेन कुछ ना कुछ है जो डिस्ट्रैक्शन में आते ही हैं दिमाग में, पॉइंट्स है ना। तो अगेन वैसा कुछ हुआ था आपके साथ टीचिंग और स्टडीज के साथ साथ और भी कुछ करने का है ऐसा? नहीं, डिस्ट्रैक्शन तो मतलब बेसिकली ऐसा हो गया था कि मतलब जो 1-1.5 साल हो गया। लेकिन फिर एट दी एंड जब जो भी कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, बेसिकली मेरा तो कहना यही है, जब भी आप डिस्ट्रैक्शन कोई आएगा या फिर आप सोचोगे कि क्विट करने के लिए, तो सिर्फ इतना ध्यान में रखो, फिर इतना सोचो कि तुमने स्टार्ट किया क्यों था, या फिर तुमने किस चीज के लिए स्टार्ट किया था, तुमने क्या अचीव करने के लिए स्टार्ट किया था। बस मैंने यही सोचा और फिर मुझे पता चला कि मतलब मैं कर सकता हूँ। मेरा इंटरव्यू मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ करके कंप्लीटली। सो दैट्स व्हाई मैंने ये जो भी मतलब पढ़ना या फिर जो भी प्रिपरेशन करना था वो मैंने कंटिन्यूशन रखा वैसे बेसिकली। नाइस। सो पढ़ाते पढ़ाते खुद भी पढ़ना, इसी चीज को लेके आप स्टेबल थे, मतलब जर्नी इसी तरह से फिर कंटिन्यू किया आपने? हाँ, कंटिन्यू की मैंने। फिर उसके बाद में बीइंग अ मार्केटिंग, मैंने MBA ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा कि मैंने MBA मार्केटिंग में किया था। तो मैंने आफ्टर 1 ईयर आई थिंक सो सर ने मुझे ऑफर किया कि मार्केटिंग का लीड करने के लिए बेसिकली IIKT। तो वो टाइम पे फिर मैंने मार्केटिंग करियर में मैंने स्टार्ट किया IIKT के साथ फिर वैसे। वाओ, सो अमेजिंग। सो जैसे हम स्टूडेंट्स को समझाते हैं, जो काउंसलिंग में आते हैं उनको भी हम इसी तरह से बताते हैं कि IIKT का मेन मिशन इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। जो स्टूडेंट बोल लेके आते हैं कि हमें एक अच्छी जॉब चाहिए, तो सबसे पहला मिशन यही होता है कि आपके पास एक अच्छी जॉब होनी चाहिए। उसके लिए अलग अलग प्लान सेट करके देते हैं। प्लान A होता है, प्लान B होता है और C होता है। और जब स्टूडेंट्स तैयारी शुरू करते हैं तो डेफिनेटली इनकी तो चलो एज थी 27-28, जहाँ पे इनको ऐसा लगता था कि हाँ अभी थोड़ा अर्निंग भी साथ ही साथ होना चाहिए। बट जो स्टूडेंट्स फ्रेशर्स भी आते हैं उनके लिए भी हम ये मेक श्योर करते हैं कि एज गैप ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए आपके फर्स्ट जॉब में और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीशन में। सो इसीलिए IIKT में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और रिविजन 1 से 2 महीने का हो जाता है, उसके बाद IIKT आपको अलग अलग तरह के इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करता है, जो उस टाइम पे मिस्टर अमित को प्रोवाइड किया गया था। और वो इंटर्नशिप में इन्होंने बखूबी काम किया, बहुत अच्छे से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने स्टेबिलिटी दिखाई कि मैं काम करते करते किस तरह से अपने स्टडीज को मैनेज कर रहा हूँ। एंड एट दैट टाइम अगेन श्याम सर डिसाइडेड कि उनको हम फुल टाइम भी दे सकते हैं। और फिर उन्होंने फुल टाइम करते करते वापस अपने पोटेंशियल को और थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कि मेरी एक्चुअली डिग्री किस में है। सो मैंने MBA इन मार्केटिंग किया है, सो व्हाई नॉट टू मेक अ यूज ऑफ दैट। एंड देन ही अप्रोच्ड कि सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद आपने यही सेंटेंस बोला था कि सर मेरी जो डिग्री है उसको भी यूज में लेके आते हैं। एंड देन
सर ने अगेन मिस्टर अमित को एक अपॉर्चुनिटी दी, उसको भी आपने बहुत बखूबी निभाया एंड आपने उसके ऊपर भी काम किया। सो नाउ ये मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंटली पूछना ही था मिस्टर अमित के आपने ये जो जॉब हासिल की है, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपके एज लिमिट को एग्जीड करने वाला लास्ट अटेम्प्ट होने वाला था, है ना? और इफ आई एम अगेन नॉट रॉन्ग तो ये 2 वैकेंसीज ही थी जिसमें से वन ऑफ देम यू क्रैक्ड। सो एग्जाम देने की क्या फीलिंग थी उस वक्त जिस वक्त आप एग्जाम देने जा रहे थे? देखिए बेसिकली वो टाइम पे तो मेरा मतलब ऐसा था कि एक तो मेरा जैसे आपने कहा कि एज बार का जो लास्ट अटेम्प्ट था मेरा वो तो मेरे माइंड में ऑलरेडी था, तो वो एक टेंस तो मेरा था कि मतलब टेंशन था मतलब कि बहुत क्या कैसे करना क्या करना है। तो जहाँ पे मैं पहले 6 या 7 महीने जो प्रिपरेशन जो मैंने कहा कि पहले करता था, तो मैंने अलॉन्ग विद जॉब मैंने वो प्रिपरेशन और भी मतलब किया कि आफ्टर जॉब मैंने 3 से 4 घंटा मैंने अलग से प्रिपरेशन किए। सो घर जाके मैं आई यूज्ड टू डू प्रैक्टिस रीजनिंग मैथ्स वही इंग्लिश फिर और मार्केटिंग के जो मेरे क्वेश्चंस थे वो मैं प्रिपरेशन करता था। तो ऑलमोस्ट टिल नाइट मुझे मतलब लगता है 1 बजे तक मैं प्रिपरेशन उसकी प्रैक्टिस करता था। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात तो ये था कि मतलब जैसे आपने कहा कि जो 2 वैकेंसी थे, यूजुअली मैं वैकेंसी पे ध्यान देता नहीं हूँ क्योंकि हर एक को तो एक ही वैकेंसी चाहिए रहती है, तो आप वैकेंसी पे ध्यान देनी चाहिए। मुझे वैकेंसी मैंने देखे भी नहीं थे कितने थे क्या थे, वो तो मुझे आफ्टर एग्जाम या फिर आफ्टर क्लियरेंस में पता चला कि 2 ही वैकेंसी थे, वो भी ऑल ओवर इंडिया में, नॉट इन द स्टेट। तो ऑल ओवर इंडिया में से ओबीसी में जो भी थे वो 2 वैकेंसी थे, उसमें से मुझे एक वैकेंसी मतलब मुझे जॉब को लगा। उसी के साथ मेरा स्केल 1 में जैसे मैंने कहा कि मार्केटिंग, तो मैंने स्केल 1 में मैंने स्पेशलिस्ट ऑफिसर में मैंने मार्केटिंग का भी क्रैक किया था। वो मैं 2 या 3 बार आई थिंक इंटरव्यू तक मैं पहुंच गया था, इंटरव्यू मैंने दिया था, बट आफ्टर इंटरव्यू मैं क्रैक नहीं कर पा रहा था। तो ये मेरा स्केल 1 का भी अटेम्प्ट था। मेरा लास्ट जो अटेम्प्ट था वो इसका स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एसओ का और स्केल 2 का था जो कि आरआरबी का था एसओ का। तो मैंने दोनों एग्जाम दिए, दोनों मेरे इंटरव्यू हो गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली स्केल 1 मेरा हो नहीं पाया और मेरा स्केल 2 लकीली यू कैन से या फिर जो भी है उधर क्रैक हो गया था एट दैट टाइम। और वो फीलिंग कैसी थी जब आपको आपका रिजल्ट पता चला? फीलिंग तो मतलब बहुत सही थी वो टाइम। मतलब मैं आई वाज प्लेइंग फुटबॉल एट दैट टाइम और मुझे अचानक मैसेज आ गया मुझे, मैंने जस्ट मेल चेक किया और उसमें मेल में जैसे जो दिखाते जो आता है पीडीएफ बेसिकली आता है आफ्टर सिलेक्शन के बाद कि आपने ये एग्जाम क्रैक किया, ये क्या क्रैक किया, और इतना तो मैंने पढ़ लिया था। और फिर जो नीचे लाइन लिखी रहती है कि कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर ब्ला ब्ला जो कंप्लीट, तो वो सेंटेंस मैंने पढ़ा, मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर आगे मैंने देखा कि बैंक का नाम भी लिखा हुआ है, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। सो आई वाज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। तो मतलब मैं समझ भी नहीं आता मैं किसको क्या बोलूँ मतलब जो भी। तो एट दैट टाइम यस आई वाज वेरी हैप्पी। सो इट गिव्स अस वेरी प्राउड मोमेंट। मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहूँगी कि दिस इज़ अनदर सक्सेस स्टोरी। बहुत प्राउडली मैं बोल सकती हूँ इंडिया के टॉप 40s में हमारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं, दैट इज ECGC PO मिस्टर नीलेश मेहरोलिया। इंडिया के टॉप 7s में हमारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं, इंडिया के टॉप 5 में भी है, एंड नाउ मैं बोल सकती हूँ इंडिया के टॉप 2s में भी RRB स्केल 2 ऑफिसर के पोजीशन पे भी हमारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं। सो इस तरह से जब इन्होंने एक लाइन बोली कि आपको एक्चुअली एक ही पोजीशन चाहिए तो आपको वैकेंसीज काउंट नहीं करनी चाहिए, और जितने भी ये हमारे सिलेक्शंस हैं उन्होंने वही माइंडसेट रखा था। डिस्पाइट ऑफ लुकिंग एट द नंबर ऑफ वैकेंसीज, उन्होंने ये देखा कि मैं इसका किस तरह से पूरा एडवांटेज ले सकता हूँ। सो नाउ आपका ये पूरा प्रोसेस कैसा था सिलेक्शन का? मतलब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, उसके बीच में कोई GD कैसा था मतलब उस वक्त प्रोसेस? सबसे पहला तो एज यूजुअल होता है क्लरिकल, मतलब सॉरी ये फर्स्ट प्रीलिम क्रैक करना होता है। प्रीलिम क्रैक करने का मेरा जो कि स्केल 2 वाला था स्पेशल ऑफिसर, तो उसमें मेरे अगेन दिस मार्केटिंग का सिर्फ पेपर रहता है, मतलब मेंस जो एग्जाम रहता है वो सिर्फ मार्केटिंग का ही रहता है क्वेश्चंस उसमें। तो वो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का रहता है, 60 क्वेश्चंस मार्केटिंग के रहते हैं। तो उसमें से भी मेंस होने के बाद फिर बाद में मेरा था इंटरव्यू। ओके, थर्ड मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू आई थिंक मेरा हुआ औरंगाबाद में हुआ था मेरा। फिर इंटरव्यू के बाद होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन, DV जो बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, जो कि आपके एलोकेट बैंक में होता है बेसिकली, और उसका DV होने के बाद फिर आपका ज्वाइनिंग होता है। यस, ये इंटरव्यू और DV से मुझे याद आया, डेफिनेटली एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट एंड एक अंडरस्टैंडिंग
मेंटर या एक अंडरस्टैंडिंग सीनियर कितने इंपॉर्टेंट है इस पूरी जर्नी में, वो भी मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। बिकॉज जैसे इन्होंने बताया कि एक मोमेंट आ गया था जब इन्होंने टीचिंग में भी अपना करियर IIPD में शुरू किया था एंड ऑल्सो मार्केटिंग मैनेजर बन के टीम भी हैंडल कर रहे थे। तो उस वक्त हमें बीच बीच में पता चलता था कि अरे अमित इस बार है नहीं टीम में, मतलब 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए। एंड एट दैट टाइम श्याम सर हमें बताते थे कि नहीं उनका इंटरव्यू है, उनको ऑल द बेस्ट विश करो, वो यहाँ गए हैं एट पर्टिकुलर लोकेशन। सो जितने भी एग्जाम्स थे, एक टाइम आ गया था जब आपने प्री और मेंस भी क्रैक करना शुरू किया था एंड आप इंटरव्यू के लिए भागते रहते थे। सो ये पॉइंट बस मुझे बताना था कि किस तरह से हम उस वक्त आपको ऑल द बेस्ट बोलते थे एंड बैक टू बैक इंटरव्यूज होते थे। और फिर फाइनली जब हमें पता चला कि हाँ आप अपना लास्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो, तो उस वक्त भी आपने बोला था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके लिए मैं बहुत तैयारी कर रहा हूँ। आई थिंक वो जस्ट उस एग्ज़ाम के एक रात पहले ही पूरे टीम से बात हुई थी एंड देन आपने वो एग्ज़ाम क्रैक किया। सो नाउ ये जो स्केल 2 पोजीशन है, इसमें एक्चुअली क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एस्पिरेंट्स? स्टार्टिंग सैलरी देखो, स्टार्टिंग सैलरी ग्रॉस आपको मिल जाएगा, ग्रॉस यू कैन से लाइक 75 to 80K। ओके 80K पकड़ लीजिएगा ग्रॉस, आपको 80-85 ग्रॉस तो मिल जाएगा आपको डेफिनेटली। वाओ। सो आपने ये पहला एग्जाम मतलब एकदम अच्छे से क्रैक किया, इंटरव्यू क्रैक किया, आपकी जॉब आपको मिल गई और आपका ये सैलरी था, पैकेज था। सो आपको कैसा फील हुआ? आई मीन अकॉर्डिंग टू अस तो इट वाज टोटली वर्थ इट, जितना आपने हार्डवर्क किया था, राइट? यस। देखो वो टाइम पे तो ऐसा था कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो मेरे बैचमेट्स थे, तो वो बैचमेट्स ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है मेरे, मतलब यूजुअली, बट कोई कोई जो थे वो जब मुझे जो मैंने कहा कि अभी 85 जो मुझे ग्रॉस जो मुझे जॉइनिंग जो मुझे लगा था वो टाइम पे, तो वो टाइम पे मेरे बैचमेट्स जो थे वो भी लाइक 70-75 एट दैट टाइम दे वर अर्निंग। तो वो भी मतलब बहुत साल के बाद वो फेज तक पहुंचे थे बेसिकली, राइट। एंड फिर अभी सडनली मुझे लाइक ए सर्टेन जंप मुझे मिला जो 85 का था, तो डेफिनेटली आई वाज वेरी हैप्पी विद दिस, वेरी हैप्पी। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार जो भी मैंने लाइक 4 साल जो दिए मैंने, राइट, वो मैंने मतलब कहाँ पे तो मतलब यूजफुल हो गया, ऐसा नहीं कि वो यूजलेस हो गया, मतलब बेसिकली यस। तो डेफिनेटली तो मेरा तो मतलब कहना यही कि मतलब प्रैक्टिस जो भी है कंटिन्यू रखा करो, या बस यही। यस यस, आई स्टिल रिमेम्बर किस तरह से आप बाकियों को भी मोटिवेट करते रहते थे कि आपको भी करनी चाहिए, आपको भी। मुझे अभी भी याद है, जिस भी पर्सन को मिलते थे, भले वो एस्पिरेंट हो ना हो, हर एक को बस यही गाइड करते थे कि इस तरह के वैकेंसीज में आपको भी अप्लाई करना चाहिए, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। सो डेफिनेटली इट वाज वर्थ इट फॉर यू कि आपको ये पैकेज मिला है। सो नाउ कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? 2 साल हो गए, कंप्लीट हो गए 13 मार्च 2025 को। 13 मार्च को आपको 2 साल कंप्लीट हो गए, यानी ज्वाइनिंग हुई थी इनकी इन द ईयर 13 मार्च 2023 को ज्वाइनिंग हुई थी मेरी। ओके। सो ये जो ग्रोथ होती है एज अ स्केल 2 ऑफिसर, स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक में? ग्रोथ इन द सेंस मतलब फ्रॉम Progression. स्केल 2 के पास Yeah. स्केल 3 वाला, या तो आफ्टर स्केल 2 आप स्केल 3 बन जाओगे 6 इयर्स इन दिस RRB। अगर आप नेशनलाइज बैंक का देखोगे तो विद इन आफ्टर 3 इयर्स यू विल गेट प्रमोटेड फ्रॉम स्केल 2 टू स्केल 3, Yeah. और इन RRB यू हैव टू वेट फॉर लाइक 6 इयर्स। और अगर मीनवाइल अगर आपने JIB CIB अगर एक क्लियर कर दिया तो Right. 1 साल रिड्यूस हो जाता है, तो बोला आफ्टर 5 इयर्स यू कैन बी स्केल 3 ऑफिसर या स्केल 3 जो भी सीनियर मैनेजर आप बन पाओ इन RRB। नाइस, ऑलराइट। सो जिस चीज़ का सबको इंतज़ार है, अभी थोड़ा उसके ऊपर भी बात करते हैं कि इतनी आपने मेहनत की, क्रैक किया एंड आपको वो जॉब मिला, और उसके बाद मिलने वाले अलाउंसेस क्या क्या थे? आई मीन क्या क्या हैं? देखो सबसे पहले अलाउंसेस तो वो है कि पेट्रोल का अलाउंस मिलता है। बीइंग अ स्केल 2 मुझे मिलता है 27 लीटर्स के पेट्रोल मिलता है मुझे हर मंथली। ये पेट्रोल हो गया। फिर बाद में न्यूज़पेपर अलाउंस रहता है जो कि क्वार्टरली रहता है। ओके, न्यूज़पेपर अलाउंस रहता है। फिर उसके बाद में मेडिकल का भी रहता है जो कि ईयरली मिलता है। अभी हालांकि हमारा मेडिकल जो मिलता ही है, फिर आई टेस्टिंग का भी हमें अभी स्टार्ट किया उन्होंने क्वार्टरली। नाइस। तो ये सब अलाउंसेस है जो कि हमें डेफिनेटली बेनिफिट रहता है हमें। हाँ, रेंट अलाउंसेस भी है। रेंट अलाउंसेस भी रहता है। हाँ, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक RRB में ऐसे कि कोई के सभी RRB में नहीं, बट हमारी बैंक जो ऐसी थी जो रेंट अलाउंस भी देती थी हमें।
सो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस होता, आप इमेजिन कीजिए अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी में अभी जॉब कर रहे होते वर्सेस कंपेयर टू जब आप एक पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। देखो, देयर आर मेनी कंपैरिजंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। या प्राइवेट में तो ऐसा है कि यू हैव टू गिव, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे भी देख रहा हूँ, जैसे मैंने भी हालांकि प्राइवेट में जॉब किया था, ऐसा नहीं है कि तो बिफोर एमबीए मैंने 2 साल जॉब दिया था, मतलब जॉब किया था मैंने प्राइवेट में। तो वो टाइम पे आई यूज्ड टू लीव माय हाउस एट 6:45 AM इन द मॉर्निंग, और उसके बाद में आई यूज्ड टू कम एट नाइट टिल 9 PM। ओके, तो इट्स मोर देन 12 आवर्स बेसिकली, और वो भी मुंबई में। राइट। तो ये तो मतलब सबसे एडवांटेज नहीं, मतलब ये तो डिसएडवांटेज है बेसिकली, मतलब प्राइवेट का। बट एडवांटेज हमारे यहाँ पे तो ऐसा है कि टाइमिंग का मतलब एक फिक्स टाइम है कि बाबा 10 से 5, उसके बाद में इफ यू हैव सम काइंड ऑफ पेंडेंसीज और बीइंग अ स्केल 2 ऑफिसर यू हैव टू कवर अप, तो वो थोड़ा बहुत आपको देना पड़ता है। बट हाँ, ऐसा है कि 7 से 8 घंटा मैक्स टू मैक्स 1 घंटा एड ऑन, तो 9 आवर्स ठीक है, आपका ये जॉब हो गया, बीच में लंच टाइमिंग। तो ये सब ये एडवांटेज तो मेरे पब्लिक और प्राइवेट का हो गया मेजरली। बाकी अलाउंसेस की जो मैंने कहा वो भी एक एड ऑन एडवांटेज है। प्राइवेट में बहुत स्ट्रेस होता, क्योंकि मैंने 2 साल में देखे थे। वो टाइम पे तो चलो मैं स्टार्टिंग फेज में था, तो मुझे इतना या फिर स्ट्रेस लेवल मुझे इतना नहीं था। पर अगर मैं वही अगर कंटिन्यू करता वो फेज को लाइक 7 to 8 years के बाद, और मैं वही प्राइवेट में रहता, तो डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल मेरा बहुत होता। स्ट्रेस, टारगेट्स, ये सब कुछ बहुत थे प्राइवेट में। पब्लिक में भी अभी होने लग गया, फिर पब्लिक सेक्टर में भी अभी है, नहीं ऐसा नहीं कि टारगेट है, कुछ रिस्पेक्टिव टारगेट्स आपको अचीव कर रहे थे। बट इट्स फाइन, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। अगर आप वो लेवल तक पहुंचे हो तो उतना थोड़ा स्ट्रेस लेने का उतना आपको कैपेसिटी रहनी भी चाहिए। बट डेफिनेटली प्राइवेट में बहुत स्ट्रेस रहता है, जो एक पॉइंट पे आके ऐसा लगता है कि छोड़ दो, या फिर उसके वजह से घर में भी झगड़े होते, बहुत कुछ हो सकता है, माइट भी, आई थिंक। तो ये एडवांटेज जो पब्लिक सेक्टर में है। ओके, सो गाइज आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या आगे अच्छे फ्रूट्स मिलने वाले हैं। देखिए किसका ड्रीम नहीं होता है खुद का घर होना चाहिए, या किसको आगे लग्जरी नहीं चाहिए लाइफ में। अल्टीमेटली आप जॉब करना ही क्यों चाहते हो, है ना। जॉब तभी आप करना चाहोगे, एक अच्छी जॉब, बिकॉज आपके सर्टेन ड्रीम्स है लाइफ में। तो उस ड्रीम को क्या फुलफिल जल्दी कर सकता है एक प्राइवेट सेक्टर, जिसको आज अगर आप 15,000 में ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे उस 15,000 से 50,000 तक पहुँचने का क्या ड्यूरेशन होगा। एंड रादर आप एक जर्नी खुद के लिए चूज करो जहाँ पे आप हो सकता है वही विद इन 6 months 8 months या 1 year में भी आप उसको अचीव कर सकते हो। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मिस्टर अमित ने बताया कि एक सर्टन एज तक आपको प्राइवेट जॉब अच्छी लगेगी, बट अभी थैंकफुली इसका अवेयरनेस हो रहा है वर्किंग प्रोफेशनल्स में, जहाँ पे मैं देखती हूँ IIKT के जितने वीकेंड बैच के स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, एंड एट द एज ऑफ 26, 27 या 28 अपना अगेन करियर शुरू करने में या प्रिपरेशन शुरू करने में हिचकिचाते नहीं हैं। सो मैं उन सब एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि एज आपके लिए मैटर नहीं करता, किसी भी एज में आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। हर वो स्टूडेंट जो बोलते हैं कि उनका 80-90% नहीं था अपने एकेडमिक्स में, तो उनको भी मैं बता दूं कि आपका परसेंटेज, आपका एज, आपका फैमिली बैकग्राउंड, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है कि आप कितने डेडिकेटेड हो, या फिर आपको किस हद तक की जॉब चाहिए, और उसी लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी होती है। और बस ये कुछ 4, 5, 6, 8 महीने की 1 साल की प्रिपरेशन है गाइस। इसके बाद रहने का टेंशन, क्योंकि जैसे अभी हमने मिस्टर अमित के पॉडकास्ट से समझा कि आप जब अर्न करोगे तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप घर के फाइनेंसेस हैंडल करोगे। घर के फाइनेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंटली आ जाता है, अगर घर खुद का नहीं है तो रेंट, जो अगेन आप एज अ बैंकर आपको मिलता है अलाउंसेस में, और अगर खुद का घर है तो शायद EMI, तो वो भी आपके लिए सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1%, 2% या लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिलता है। सो रहने का, आने जाने का, अगेन ही सेड पेट्रोल अलाउंसेस, तो ये सारी चीज़ें ना आपकी सॉर्टेड हो जाती है। दैट मीन्स जितना आप अर्न कर रहे हो वो सब आप अपनी फैमिली के लिए या अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल। अगेन और एक चीज़ समझ के लेंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझे उस दिन पूछ रहे थे, DM भी करते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। ये मैं एक पॉइंट कवर करना चाहूँगी कि मिस्टर अमित प्लीज़ हमें समझाइए कि एग्जैक्ट वर्किंग होता क्या है एज अ बैंकर, या फिर आपका क्या है।
तो एट प्रेजेंट बैंकिंग का तो एक फेज रहता है, जैसे फेज में मतलब डिफरेंट यू कैन से लाइक एक तो रहता है क्लरिकल और एक हो गया ऑफिसर सेक्शन हो गया। अब क्लरिकल में हो गया, जैसे आप क्लरिकल फेज पे लगोगे तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप क्लरिकल से स्टार्ट करोगे आपकी जर्नी कोई भी, तो वो बेटर रहता है, मतलब क्योंकि आप बेसिक से स्टार्ट करते हो तो आपको पूरा नॉलेज गेन हो जाता है। तो क्लरिकल मतलब बेसिकली हो गया कि कैशियर का काम हो गया, फिर अलॉन्ग विद दैट अकाउंट ओपनिंग हो गया, एफडी के अकाउंट ओपनिंग हो गई, केवाईसी करना, बहुत सारे मिसलेनियस काम रहते हैं क्लरिकल सेक्शंस में भी जो उन्हें पूरे करने रहते हैं। सिमिलरली ऑफिसर के जो आते हैं स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 जो भी बनेगा उनका तो एक मेजर रोल होता है, एक तो लोन का होता है, लोन के अलावा रहता है एनपीए के सेक्शंस जो रहते हैं, जैसे जो भी अकाउंट एनपीए हो गए उनको ओटीएस के अंडर कवर करना, मतलब डिफरेंट वो रहता है। फिर एक पोटेंशियल एनपीए रहता है, एक डिफरेंट जो एनपीए होने वाले हैं तो उनको अकाउंट्स को उनको बचाना रहता है, तो ये अलग सा हो गया। उसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन काम रहते हैं जो एक ऑफिसर्स को कंप्लीट करने रहते हैं, तो ये अलग से उनका काम हो गया। कोई भी बैंक का काम सिंगल हैंड होता नहीं है, मेकर एंड चेकर जो हम बोलते हैं बेसिकली उससे होता है। अगर किसी एक बंदे ने काम किया तो उसको वेरीफाई कोई ऑफिसर ही करता है। वैसा था किसी अगर किसी कोई भी एक बंदा अगर काम कर ले, कोई भी समझो लाइक केवाईसी किसी की करानी है और किसी का एड्रेस चेंज कराना है फॉर एग्जांपल, और वो अगर बंदा प्रॉपर नहीं है तो उसके अगर एड्रेस किसी सिंगल हैंड ने अगर चेंज कर लिए तो आगे जाके बहुत कुछ नुकसान हो सकता है इन फ्यूचर में। तो इसलिए कोई भी अगर कुछ चेंजेस करोगे तो वो किसी ने अगर इनपुट ले दिया, एंटर कर दिया, तो वो वेरीफाई कोई बंदा करेगा दूसरा, ताकि दो लोगों के थ्रू वो इंफॉर्मेशन चली जाए और प्रॉपरली हो जाए। सो इस तरह के काम है, मतलब वो ट्रेनिंग ही इनफ होती है जो आपको इनसाइड जॉब मिलती है। ट्रेनिंग बेसिकली आप जैसे जैसे काम करने लग जाते हो वैसे वैसे आप यूज्ड टू हो जाते हो, आप सीख जाते हो। कोई अगर प्रॉपर एक सीनियर रहेगा या फिर जो वहाँ पे कोई बंदा रहेगा वहाँ पे सिखाने, मतलब सिखाने के लिए तो कोई किसी के पास टाइम रहता नहीं है, बट यू हैव टू लर्न ऑन योर ओन बेसिकली। खुद पे करना रहता है कि हाँ पर अंदर से रहना चाहिए कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, राइट। तो वैसा है, वैसे अगर आप करोगे तो आप बहुत कुछ सीख पाओगे। नाइस और ये चीज़ तो बेसिक है, कॉमन है, हर एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए। वन मोर क्वेश्चन मेरे दिमाग में अब अराइज हुआ है कि सडनली एक पूरा शिफ्ट, बीइंग अ महाराष्ट्रियन, स्टेइंग इन महाराष्ट्र, विरार से वसई, वसई से ज़्यादा भुसावल, या फिर आपने अपने गांव विजिट किया होगा, तो इन्हीं के बीच में सडनली यहाँ से जब आपको पता चला कि आपका ट्रांसफर यूपी होने वाला है, मतलब जॉब लोकेशन ही वहीं पे, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? देखो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि I was playing football और वो टाइम पे मुझे मैसेज आया था कि यार you have been selected in प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, राइट। तो वो तो चलो माइंड सेट हो गया कि मुझे भी यूपी जाना है, मुझे उत्तर प्रदेश जाना है, ये तो मेरा सेट था। बट डेफिनेटली जैसे मेरा जैसे मैंने भुसावल में मैंने इंजीनियरिंग वो सब किया था, तो वो टाइम पे मेरा हॉस्टल लाइफ था, मुझे वहाँ पे मैं 3 साल दे चुका था। तो मेरा माइंड सेट था कि चलो ठीक है मुझे बाहर जाना है, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि बाबा, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था, मतलब थोड़ा डर भी था कि यार मुझे पूरा स्टेट अलग स्टेट में जाना है, चलो महाराष्ट्र तो अपने लोग रहता है, ऐसा मुझे लगा वो टाइम पे। बट फिर वो टाइम पे ऐसा लगा कि वापस मेरे घर वाले भी डर रहे थे यार कि तुम कैसे, मतलब अकेले कैसे रहोगे वहाँ पे, यूपी में कैसे जाओगे, आपको कोई पहचान की नहीं है, कोई नहीं है वहाँ के, फिर कल्चर कैसा रहेगा, जो भी मतलब कि सब कुछ नया था मेरे लिए। तो उनका भी डर था, मुझे भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं था कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा। फिर वो टाइम पे अगेन अकेडमी जो हमारे सर जो है श्याम राव सर, उन्होंने मुझे लाइक इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे समझाया कि यार यू कैन गो, अगर तुमने इतना अचीव किया है, मतलब इतने मेहनत के बाद तुमको अचीव करना है, तो यू हैव टू गो अलॉन्ग विद दिस। तो फिर यही सब मैंने इंस्पायर है, फिर मोटिवेट होकर फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है आई शुड ट्राई दिस थिंग, एंड उसी बिहाफ पे फिर मैं उत्तर प्रदेश गया, यूपी में गया, एंड राइट नाउ 2 साल मुझे कंप्लीट हो गए। मुझे बहुत वहाँ पे सही लगता है, मतलब लोग भी सब सही है, सब कोई कुछ प्रॉब्लम सारे मिथ जो थे दिमाग में मुंबई, हाँ डेफिनेटली सब क्लियर हो गए, मतलब हाँ सब क्लियर हो गए, सब लोग भी सब अच्छे से नॉर्मल बात करते हैं। डेफिनेटली अगर आप कुछ उल्टा बोलोगे तो डेफिनेटली सामने वाला भी उल्टा ही बोलेगा, लेकिन आप प्यार से बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो सब प्यार से बात करते बात कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे। सो करंटली आपका लोकेशन क्या है, वर्किंग लोकेशन? एट प्रेजेंट मेरा गाजियाबाद रीजन में हूँ मैं, यूपी के, और बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मेरी सियाना नाम की ब्रांच है, सियाना एक टाउन है बेसिकली वहाँ पे, जैसे तालुका, तो वहाँ पे मेरी ब्रांच है सियाना। नाइस नाइस। सो मिस्टर अमित, आप हमारे जो फेलो लिसनर्स हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
देखो मैं तो ये कहना चाहूँगा बेसिकली कि आप जो भी प्रिपरेशन करोगे तो किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए यू हैव टू गिव टाइम। ऐसा नहीं है कि यार तुम अभी करो और फट से 4 महीने में हो जाओ। देखो हो नो 4 महीने में हो भी जाएगा, भरोसा नहीं, कोई सही रहा करने वाला बंदा और एकदम डेडिकेट तो 4-5 महीने में भी हो जाएगा। बट अगर किसी का नहीं हो रहा है फॉर सम रीजन, समझो यार 6-7-8 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल, सो यू हैव टू स्टिक टू योर प्लान, जो तुमने प्लान डिसाइड किया हुआ है। ये तो जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। बिकॉज अगर आप छोड़ दोगे, समझो 2 साल के बाद आपने किसी एक स्टेज पे आके आपने क्विट कर दिया, तो बाद में फिर ऐसा लगेगा, वो टाइम पे क्विट करने के बाद आप प्राइवेट में डेफिनेटली लगोगे, तो वो टाइम पे लगे चलो ठीक है यार मैं बच गया, इससे नहीं हुआ। लेकिन फिर वापस प्राइवेट में एक सर्टन एज पे जाके फिर एक सर्टन टाइम के बाद 4-5 साल होने के लगेगा यार क्यों मैंने क्विट किया। अगर मैं और थोड़ा दे पाता तो डेफिनेटली मैं वो अचीव कर पाता जो गोल जो मैंने डिसाइड किया था, फिर जो मैंने स्टार्ट किया था। तो डेफिनेटली मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप डिसाइड करके आ रहे हो यहाँ पे IIKD में, तो IIKD अगर आपको 100% दे रही है तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव 200%। ऐसा नहीं है कि सब हो गया उन्होंने दे दिया मतलब बस अभी हो गया। अगर वो 100% है तो आपको 200% देना पड़ेगा, उतना आपको प्रिपरेशन और खुद भी जो भी प्रैक्टिस जो हम कहते हैं उतनी आपको करनी पड़ेगी। और सब कुछ एक ही टाइम पे नहीं मिलता सबको। अगर आपके फ्रेंड्स को जो भी आप मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके फ्रेंड्स को या फिर आपके जो भी बैचमेट को अगर ये साल मिला है तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर आपका है, या आप काउंट करके चलो। उसके लिए आप डीमोटिवेट मत हो जाओ या फिर जेलसी मत फील करो यार उसको मिल गया मैं तो रह ही गया ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये भी फेस मेरे इसमें आया था कि यार मेरे बैचमेट्स को हो गए थे यहाँ पे भी, तो आई वॉज लाइक यार अभी क्या हो गया। बाकी के लोग जो नए लोग जो मेरे साथ आए थे फिर ऐसा था कि यार वो क्या समझेंगे या फिर वो क्या सोचेंगे यार ये क्या कर रहा है, क्या हो नहीं रहा है या फिर हो नहीं रहा है, जो भी मतलब। तो डीमोटिवेट मत होना, और अगर किसी भी टाइम पे अगर डीमोटिवेट हो गए या फिर कुछ हो गया तो किसी भी बंदे को लाइक IIKD में बहुत सारे मैडम बैठे हुए सर बैठे हुए उनसे बात कर लीजिएगा। डेफिनेटली वो आपको एक फेज या फिर एक रास्ता बता देंगे जो भी है, ताकि आपका जो भी स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा एंड अगेन आप ट्रैक पे आ जाओगे फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच मिस्टर अमित, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। वी आर वेरी ग्लैड। मैं आपको बोलना चाहूँगी डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे एस्पिरेंट थे, एक बहुत ट्रू एग्जाम्पल हो। ये जो बोला जाता है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, इसको एकदम से सही साबित किया आपने अगेन जैसे आर्मी ट्रेनिंग में भी बोलते हैं ना, फाइट अंटिल योर लास्ट ब्रेथ। ये भी चीज़ को आपने प्रूव किया है कि आपके पास जितने अटेम्प्ट्स हैं, जितने लाइफ ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आपने सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब की। एंड नॉट ओनली दैट, वर्किंग प्रोफेशनल होने के साथ साथ भी आपने बखूबी उसको मैनेज किया। सो मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली आपके साथ रहा है एज अ गुड स्टूडेंट, यू हैव बीन विद अस एज अ गुड टीममेट एंड एज अ वेरी गुड ह्यूमन। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड गाइज इसी तरह से आज के पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि किस तरह से आपका नेवर से डाई एटीट्यूड आपको एक अच्छे सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। इसी तरह से आप भी मेहनत करते रहिए। एंड एज ही सेड IIKD is an institute which has been awarded prestigiously back to back for the 9 years। एंड मैंने आप लोगों से ये शेयर भी किया कि इंडिया के टॉप 40s में, इंडिया के टॉप 10s में, इंडिया के टॉप 2 में भी हमारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं। सो ना ही सिर्फ मुंबईकर्स, ना ही सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट वाले और ना ही सिर्फ इस रीजन वाले, बल्कि probably from all India, if anyone wants to inquire for anything, सिर्फ इसलिए नहीं कि IIKD में आपको एडमिशन लेना है या कुछ कोर्सेज के बारे में पूछना है, बट फॉर एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हमारे काउंसलर्स आपको ऑनलाइन बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, वैकेंसीज के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। एंड मैं बाकी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगी जिसने अपना करियर प्लान किया है, जैसे आपके ना ड्रीम्स होंगे कि आपको फर्दर IT में करियर करना है, फर्दर AI में करियर करना है, फर्दर आपको एज अ अकाउंटेंट बनना है, एज अ टीचर, जो भी आपको बनना है, सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको एक सेक्टर चूज करना चाहिए, है ना। इंडिया में जॉब करने के लिए प्रोबेबली देयर आर 2 सेक्टर्स, वन इज प्राइवेट एंड अदर वन इज गवर्नमेंट। सो सबसे पहले आप एक अच्छा सेक्टर आपके लिए चूज कीजिए। बिकॉज अगेन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, जो रेशियो हमें फिलहाल इंक्वायरीज की मिल रही है या जो सिनेरियो हम प्राइवेट सेक्टर में देख रहे हैं,
उसके वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट सून आफ्टर 10th एंड 12th अपना एक अच्छा करियर प्लान करें और उसकी जर्नी शुरू करें, एंड सून आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन कॉन्कर दैट। अगेन अब ये इंजीनियर्स के लिए मेरा एक मैसेज है कि अगर आप एक इंजीनियर हो और अगर आपको अपना करियर गवर्नमेंट सेक्टर में करना है तो ज़रूरी नहीं है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में ही आपका करियर गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है। यू कैन ऑल्सो कम इन टू टेक्निकल फील्ड्स एंड यू कैन ऑल्सो गेट इन टू सेंट्रल गवर्नमेंट्स। और रेशियो ये बताता है कि प्रोबेबली आपके लिए इट कैन बी अ बिट ईजी बिकॉज आपको वो सब्जेक्ट का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई डेफिनेटली बिलीव कि इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लैरिटी मिली होगी। और अभी तक वीडियो पे बने हैं लेकिन लाइक नहीं किया है तो लाइक दिस वीडियो, कमेंट कीजिए अपने वैल्यूएबल थॉट्स के आप क्या समझते हैं या आपका ओपिनियन क्या है और क्या क्वेश्चंस हैं जो हम फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर सक्सेस स्टोरी डिकोड करने के लिए। थैंक यू।